एक एक चीज की हम क्या करते गए, पहचानते चले गए। उसी तरह हम ह्यूमन बींग्स होते थे, ठीक है, उसमें फिर सेल आई, फिर सेल के अंदर न्यूक्लियस ढूंढा गया, फिर साइटोप्लाज्म ढूंढा गया, ऐसी कई सारी चीज एक्सप्लोर होती गई और एक्सप्लोर होती चली गई। ठीक है, तो सेल चैप्टर में कैसा बायो ऐसे तो बहुत डीप है। यहाँ से आपकी एक्चुअल में बायोलॉजी स्टार्ट होती है 9th क्लास की, मतलब जो हम अगर फ्यूचर में बड़ी क्लास में बायोलॉजी पढ़ना चाहेंगे तो आप लोग बायोलॉजी जब पढ़ोगे तो उसमें यहाँ से आपकी शुरुआत होती है। आपने 6th 7th क्लास में बायोलॉजी थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया था, कुछ चीज आपने जानना स्टार्ट किया था, सेल होता है समथिंग, आप लोगों ने सीखा था बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, अमीबा होते हैं, ये सब आपने नाम सुने हैं पहले? यस सर, प्रोटोजो आल्सो, प्रोटोजो। ये तो ये सब देखो आप लोग ये सब नाम बहुत रेगुलर सुन, तो ये चैप्टर उसी को थोड़ा डिटेल में है, ये होते क्या है थोड़ा डीप में इसको स्टडी करने की कोशिश करें। तो थ्योरी पार्ट है मेरे लिए, इसलिए मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा और आपको एक लाइन समझाता जाऊंगा। तो अगर हम अर्थ की बात करते हैं, बहुत सारे कौन है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस लाइफ पे रहते हैं, है ना। अपने अगर आसपास के हम लोग देखते हैं, हमको क्या मिलते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो अर्थ प्लेनेट पे सरवाइव करते हैं। कुछ को हम जानते हैं, कुछ को हम लोग नहीं जानते। ठीक है, आप देखो ह्यूमन बींग्स एक तरह दिखते हैं, जानवर अलग दिखते हैं, जानवरों में कुत्ता बिल्ली से अलग दिखता है ना। तो सब अलग अलग दिखते हैं, इनका लुक वाइज भी क्या होता है, 1 सेकेंड, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सब डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देते हैं। लेकिन अब ह्यूमंस को देखोगे, ह्यूमंस दिखने को एक जैसे दिखते हैं, 2 हाथ है, नाक है, 2 कान है, 2 आईज हैं, पर उनमें बहुत सारी वैरायटी है। अब ये वैरायटी कहाँ से आती है? ठीक है, आपके बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ भी होते हैं, फंगस भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स, इस तरह बहुत सारा वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे सरवाइव करता है। ठीक है, जब बहुत समय पहले जब साइंटिस्ट वगैरह, ये मतलब बात है 1650 के आसपास, साइंटिस्ट लोग ढूंढने लगे थे भाई ये क्या चीज होता है, तो माइक्रोस्कोप, उस टाइम जो माइक्रोस्कोप बने थे बहुत बहुत कैसे होते हैं, एकदम प्रीमिटिव, मतलब एकदम शुरुआती टाइप के। ठीक है, उसमें उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया, तो उन्होंने सबसे पहले सेल का पता लगाया। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं एटम सबसे छोटा होता है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसके ऊपर हम लोग पूरा, एटम्स के बाद हर चीज किससे बनी होती है, एटम से बनी होती है। उसको जब बायो की भाषा में कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं, जो बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है। अब जैसे एक पत्थर है, जैसे आप घर बनाते हो, घर में आप एक एक ईंट, जो घर बनता है एक एक ईंट जोड़ के बनता है, तो जो ईंट है, ब्रिक है, वो सबसे क्या है, वो बेसिक, सबसे बेसिक यूनिट है जिसका, आपका घर का। उसी तरह जितने भी लिविंग क्रीचर्स होते हैं उसमें, और नॉन लिविंग क्रीचर्स होते हैं, सबसे बेसिक एलिमेंट सेल होता है। जैसे हम एटम्स की बात करते हैं, फिजिकल, जब हम फिजिकल साइंस पढ़ते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, एटम्स। जब हम बायोलॉजिकल साइंस पढ़ते हैं, साइंस भी 2 तरह की है ना, एक फिजिकल साइंस है, एक दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। तो जब फिजिकल साइंस की बात करते हैं वहां पर सबसे छोटा एलिमेंट हम क्या बोलते थे, एटम सबसे छोटा होता है। और हम बायो की फॉर्म में क्या बोलते हैं, सेल सबसे छोटा होता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं, उनके अंदर एक सिंगल सेल होता है, एक सिंगल सेल के अंदर उनकी पूरी जिंदगी वही हो जाती है, उसी में जिंदा होते हैं, उसी में खाते पीते, उसी में मर भी जाते हैं। किसी की लाइफ बहुत छोटी होती है, 1 घंटा 2 घंटा, किसी की लाइफ बहुत बड़ी भी होती है, 150 ईयर्स। तो ये सब डिपेंड करता है। तो ये सब ऑर्गेनिज्म हमारी आसपास हमको दिखाई देते हैं। इन सम केसेस सिंगल सेल, जो सिंगल सेल होती है वो पूरे फंक्शन, वो सिंगल सेल से सब कुछ होता है। हमारे लाइफ के कुछ लाइफ प्रोसेस होते हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसमें कुछ लाइफ प्रोसेस बताया जाता है। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है, ऐसी एक्टिविटी जिससे वो जीव जिंदा रहता है, जैसे न्यूट्रिशन, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे एक्सक्रीशन, जैसे रिप्रोडक्शन। तो ये सब बेसिक लिविंग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो कुछ जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, उनके सिंगल सेल सारा काम कर लेते हैं। उसी सिंगल सेल से खाना भी खा लेते हैं, उसी से आपकी O2 CO2 भी इन आउट होती है, उसी से उनका खाना भी पचता है, उसी से उनको एनर्जी मिलती है, उसी से उनका एक्स्ट्रा पार्ट भी बाहर निकलता है, उसी से वो अपने आप को सिंगल से डबल भी बना लेते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जहां पर एक सिंगल सेल सब कुछ काम कर लेती है, उसको हम क्या कहते हैं, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये हमको याद रखना, इंपॉर्टेंट बात।
अगर एक सिंगल सेल से सब कुछ काम होता हो उसको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें आपके आते हैं बैक्टीरिया, इसमें आपका आता है अमीबा, इसमें आपका आता है पेरिमीशियम। ये कुछ नाम हमको याद रखने, ठीक है। तो कभी आपको एग्जांपल देना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बैक्टीरिया, अमीबा, पेरिमीशियम, ये अलग अलग जीवों के नाम हैं। जैसे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ऐसे भी अमीबा, पेरिमीशियम बहुत छोटे छोटे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत बड़े होते हैं, है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत बड़े होते हैं जहाँ पर कई सारी सेल्स इकट्ठी होती हैं, है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। अब जैसे सिंगल सेल में क्या होता है, वही न्यूट्रिशन कर रही है, वही रेस्पिरेशन कर रही है, वही प्रोडक्शन कर रही है, वही ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, वो एक्सक्रीशन कर रही है, सिंगल सेल करती है। लेकिन जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग बॉडी पार्ट होते हैं, उसमें अलग अलग बॉडी पार्ट होते हैं, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करने के लिए। जैसे हम लोग जानते हैं हमारी बॉडी में हार्ट होता है, तो उसका मेन काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, रेस्पिरेशन करना, O2 अंदर लेना, CO2 बाहर निकालना। हमारे पैर होते हैं, चलने का काम करते हैं। हमारे हाथ होते हैं, कुछ उठा के इधर से उधर रखने का काम करते हैं। तो देखो, कुछ चीजें हमको दिखाई देती, कुछ चीजें हमको दिखाई नहीं दी, कुछ चीजें बॉडी के अंदर हैं, कुछ चीजें बॉडी के बाहर हैं। तो ऐसे ही जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए। इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें आपके आते हैं फंगई, फंगई याद है मल्टी सेलुलर होता है। प्लांट्स, जितने टाइप के आप प्लांट्स देखते हो वो, और एनिमल्स, ये सब आपके किसमें आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई डू ऑल दीज ऑर्गेनिज्म हैव सेल्स, भाई इन सब में सेल क्यों होता है। तो कहते हैं इसका आंसर क्या, अगर कभी आपसे पूछा जाए व्हाई डू ऑल दीज ऑर्गेनिज्म हैव सेल, इन सब में सेल क्यों होती है, तो इसका आंसर है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसकी बात करिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इन सबको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी होती है ना। दे परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी इन ए वेरी डेलिकेट वे टू सस्टेन लाइफ। ये हर शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या क्या लिखा है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब नॉन लिविंग की बात नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं, जिंदा रहने के लिए क्या कर रहे हैं, लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं। उस सस्टेन को करने के लिए क्या करते हैं, वो कुछ रिएक्शंस करते हैं, वो अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। जैसे हमारे फेफड़े हमारी सांस लेने का काम करते हैं, हार्ट हमारा ब्लड पंप करने का काम करता है, ये ऑटोमेटिकली करते हैं। हम कई बोलते हैं दिल रुक जा, अब तेरे को पंप नहीं करना, या फेफड़े तुम सांस लेना बंद कर दो, तेरे को नहीं। तो कुछ चीजें अपने आप चलती रहती हैं, क्यों, हमको लाइफ को सस्टेन करना है। तो सेल, जो सेल को कैसे डिफाइन करते हैं, सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सेल एक्ट एज ए लाइफ सपोर्टिंग चैम्बर एंड प्रोवाइड देम ए स्पेशल बैलेंस एनवायरमेंट। अगर सेल को सिंपल एक लाइन में बोला जाए, सेल दो काम करती है। सेल इज रिगार्डेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सेल इज रिगार्डेड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। दो इंपॉर्टेंट काम है, एक तो स्ट्रक्चर खड़ा करती है, हमारी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके ऊपर खड़ा है, सेल्स के ऊपर खड़ा है। हमारे जो हाथ बने हैं वो सेल से बने हैं, हमारे पैर जो बने हैं सेल से बने हैं। अब सेल दो काम करती है, एक तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, दूसरा फंक्शन भी प्रोवाइड करती है। हाथ को चलने का काम करती है, पैरों से चलने का काम करती है, हाथ से पकड़ने का काम करती है, हमारी लंग से हम सांस लेते हैं, ब्लड से हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेल को क्या कहते हैं, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां तक सबको अंडरस्टूड है, तो प्लीज प्रेस 1। यस, हैंड लेग ये सब हमारे बॉडी के जितने पार्ट है, हमारे बाल, हमारे नाखून, ये सब सेल से बने हुए हैं। चलिए गुड, अब आगे चलते हैं। तो पूरा थ्योरी, हम एक एक थ्योरी चीज समझते जाएंगे, ये आपको पूरा शीट मिल जाएगा नोट्स के लिए। अब इस चैप्टर में हम देखो क्या क्या पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे डिस्कवरी एंड हिस्ट्री, सेल्स के बारे में हमें कैसा पता लगा, यूनिसेलुलर क्या सेल क्या होती हैं,
और मल्टी सेलुलर सेल्स क्या होती है, ये भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर प्रोकायोटिक सेल क्या होती है, अब सेल के अंदर भी डिवीजन है, और यूकोरियोटिक सेल्स क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर भी देखेंगे सेल्स का, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या दिखाई देता है। फिर सेल के पार्ट क्या क्या होता है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम जब भी बायो पढ़ेंगे दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो क्या काम करती है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। कोई भी चीज उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखने में कैसी दिखेगी और वो काम क्या करती है। आप जितना बायो पढ़ोगे उसमें यही सब आता है। हमारा जिस हाथ है, हाथ की शेप कैसी है, ओके, हाथ की शेप ऐसी होती है भाई, एक लंबा सा पिच आर्म होता है, एक अंगूठा भी होता है, 4 उंगलियां होती हैं, आगे नाखून भी होती है, इसका स्ट्रक्चर है। काम क्या करती है, ये किसी भी चीज को पकड़ने का काम करती है, किसी भी चीज को छोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वेल क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म, ये सब नए नए नाम है, इस पूरे चैप्टर में हम ये सब चीजें पढ़ने वाला है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, ये सब इस पूरे चैप्टर में आने वाला है ना। सेल कब थी, कैसे सेल की फॉर्मेशन हुई, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर क्या होता है, प्रोकाइटिक यूकोराइटिक सेल्स क्या होती हैं, कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, इनके सबके काम क्या होता है, ठीक है। तो सेल की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, तो सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ये आपको नाम याद रखना, और एक टाइम कौन से ईयर में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। उसने क्या किया था, उसने अनियन लिया था, अनियन प्याज, प्याज के अंदर की तरफ जो अंदर का कर्व पार्ट होता है, उसमें देखो हल्का सा एक प्लास्टिक जैसी हल्की सी वो होती है, स्किन टाइप की, है ना, झिल्ली बोलते हैं इसको, झिल्ली, ठीक है ना। तो इसमें तो इसमें क्या यूज किया, इसमें प्लांट का कोर्क यूज किया। पर नॉर्मली जो आपको लाइफ आप कभी स्कूल, अब तो स्कूल जाना मुश्किल है, जब स्कूल जाते हो तो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक जो था उसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। उसने जो कॉर्क होती है, कॉर्क क्या होती है, जो पेड़ की छाल होती है ना, पेड़ की बार्क देखिए, बार्क के अंदर जो छोटा सा अंदर जो मुलायम टुकड़ा होता है, उसको बोलते हैं कॉर्क, ठीक है। उसने उसको एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप मतलब उस टाइम जो एकदम जिस माइक्रोस्कोप बनने स्टार्ट हुए थे, इसने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था। उसने उसके नीचे जब ऑब्जर्व किया, उसको ऐसे बाउंड्रीज दिखाई दी, एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ऐसा 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 करके स्ट्रक्चर था। तो उसने बार्क को देखा, तो उसे को ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, तब वो समझा कि जितने भी बॉडी पार्ट्स बने होते हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से बने होते हैं, ठीक है। तो उसने उसको क्या नाम दिया, उसने उसको नाम दिया सेल। सेल जो भाषा ये लैटिन वर्ड से आता है, इसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे कमरे। कैसे दिख रहे, छोटे कमरे दिख रहे हैं, तो सेल्स कैसे दिखाई दी, उसको कमरे के रूप में दिखाई, ठीक है। फिर आगे इसमें एक्सपेरिमेंट होते गए। फिर ये नया व्यक्ति था एक, ल्यूविन होक, ये 1674 में आया था, इसके 10 साल बाद उसने अपना माइक्रोस्कोप बहुत अच्छा इंप्रूव किया, उसने और अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया। उसने उसके नीचे उसने फ्री लिविंग सेल्स को रखा, ठीक है। पॉन्ड वाटर होता है, पॉन्ड वाटर से किसी भी छोटे से जीव में से एक सेल का टुकड़ा निकाला। जैसे आप लोग जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, हमारे चिक के अंदर तो छोटा सा जो स्किन है, हम उस स्किन को भी निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं लिविंग सेल, है ना। तो उसने ऐसे ही किसी चीज को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसको और सेल और अच्छी तरह दिखाई दी, ठीक है। उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। इसने क्या डिस्कवर किया, भाई सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। जो रॉबर्ट था हुक, उसने सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर देखा। अब जो रॉबर्ट ब्राउन था उसने इसके अंदर देखा, भाई इसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस भी होता है, एक ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर भी होता है इसके अंदर। उसने क्या डिस्कवर किया, तो याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस डिस्कवर किया। जो भी सेल्स होती हैं उसके अंदर न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन 1831। रॉबर्ट कुक ने क्या किया था, उसने सेल को ढूंढा था 1665। समय जाता गया आगे। पुरकिंजे था 1839 में, उसने एक नया टर्म निकाला, प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है। अभी हम उसको भी आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे आपका एक सेल है, मान लो ऐसा आपका सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस होता है। अब ये जो बीच का आपको स्पेस दिख रहा है, इसमें एक लिक्विड भरा होता है, डॉट 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 ऐसे लिक्विड भरा होता है। तो इस पूरे अंदर के स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस
और अंदर जो लिक्विड है उसको उसने कहा प्रोटोप्लाज्म। उसको एक नया टर्म दे दिया, क्या बोला उसने, प्रोटोप्लाज्म। तो इसने एक तरह से क्या किया, उसने साइटोप्लाज्म भी पता लगाया। ठीक है, उसने क्या पता लगाया, इसके अंदर एक लिक्विड भी होता है। तो उसके बाद आपकी सेल थ्योरी आई। इसके बाद दो साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था, उसमें उन्होंने क्या बताया, सेल थ्योरी क्या बताती है, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सब सेल से मिलके बने हैं। जैसे आप बोलो घर घर किससे मिलके बना है, ईंट से मिलके बना है। घर किससे मिलके बना है, ईंट सीमेंट से मिलके बना है। ठीक है, सर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। यस, सर प्रोटोप्लाज्म मतलब लिक्विड इन सेल ना? लिक्विड प्लस न्यूक्लियस को कंबाइन को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जो सिर्फ लिक्विड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके सर। ठीक है बच्चा, पहले सिर्फ सेल पता लगी, फिर न्यूक्लियस पता लगा, फिर साइटोप्लाज्म पता लगा। तो पुरंजकी ने अंदर के लिक्विड और न्यूक्लियस को क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म। आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, सिर्फ नाम देखते चलो। ठीक है, तो सेल थ्योरी में क्या बताया गया, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ये किससे मिलके बने हैं, सब सेल के मिलके बने हैं। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपके चैप्टर का नाम भी है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ, ये किसने प्रेजेंट किया, ये प्रेजेंट किया था सेस्लिडेन 1838 एंड सचुआन 1839। ये आपको नाम और डेट्स याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा। कभी कभी टीचर एक मार्क्स में इनको दे सकता है। इन्होंने क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी क्या था, जितने प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब किससे मिलके बने, सेल से मिलके बने। इस थ्योरी को आगे एक्सपेंड किया, क्योंकि देखो जो साइंस होती है वो हर चीज कुछ नया नया डिस्कवर करते जाती है, क्योंकि उसको सब कुछ नहीं पता। हम धीरे धीरे हर चीज को एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, देखते रहते हैं। आगे किसने एक्सप्लेन किया, विर्चोव ने 1855। उसने क्या सजेस्ट किया, ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसने आगे, उसके आगे जाके क्या कहा, जितने भी सेल्स होते हैं वो अपनी सेल से क्रिएट होते हैं। अमीबा होता है, अमीबा पहले सिंगल होता है, वो खाना वगैरह खाता है तो अपने को ही डबल कर लेता है। पहले सिंगल सेल होती है, वो अपने को डिवाइड कर लेता है। ये हम आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। ठीक है, वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जितनी भी सेल्स होती हैं, जितनी भी सेल्स होती हैं, वो कहाँ से आती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल पहले से एग्जिस्ट करता है उसी से नई सेल्स का जन्म होता है। ठीक है, विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देखो, सबसे पहले बहुत प्रिमिटिव 1660 में माइक्रोस्कोप सिर्फ कहने का माइक्रोस्कोप होता, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया कब, 1940 में। इसने एकदम काफी अच्छा हमको और डिटेल बताना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या बताया, सेल के अंदर भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत सारे वेरियस ऑर्गेनेलिज हैं। इस ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सेल के अंदर भी, न्यूक्लियस के अंदर भी, और जो साइटोप्लाज्म उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें। तो शुरुआत कहाँ से होती, रॉबर्ट कोक, उसको उसने सिर्फ क्या बोला, सेल होती है। आगे जाके क्या पता लगा, न्यूक्लियस भी होता है। आगे जाके क्या पता लगा, साइटोप्लाज्म भी होता है। फिर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म होता है। फिर क्या कहा, भाई चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल्स हो, सब में सेल होता है। फिर आगे क्या बताया, भाई ये जो सेल होती है वो अपनी किसी पुरानी सेल से आती है। एक मदर होती है, दूसरी और चाइल्ड होती है। तो अपनी जो सेल्स होती हैं वो पहले से एग्जिस्टिंग सेल से आती है। आगे डिस्कवरी होती चलेगी। अब बताया भाई, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है भाई, उसके अंदर भी बहुत कुछ होता है ना। उसके अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, जीन्स रहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी एपरेटस होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो बहुत सारी चीजें बताएगी, ये पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर सबको? सर वो बस नाम लिखने थे, फर्स्ट थ्योरी और सेकंड थ्योरी के बायोलॉजिस्ट का। ये आपको मिल जाएगा, मैं आपको शीट भेज दूंगा बच्चा। ठीक है, डोंट वरी। ओके सर। अब देखो, ये सबसे पहला वो था जो रॉबर्ट कुक था, ये उसका माइक्रोस्कोप था, है ना। आपको सिर्फ देखना है, इसको कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाली कुछ चीज नहीं। ठीक है, तो वो कब कब की बात है, आपसे 500 साल पुरानी बात। तब भी सोचो, उन्होंने इतना दिमाग लगा के इतना अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया था जिसके अंदर वो सेल को पता कर पाए। ठीक है, जब उसने इसके अंदर देखा तो उसने सेल कैसी देखी, ऐसी देखी, ऐसे छोटे छोटे कमरे देखे, है ना। ये किसकी डिस्कवरी किसकी थी, रॉबर्ट कुक। क्या लिया था उसने, बार्क, बार्क ऑफ द ट्री। ये छोटे छोटे उसको जो डिब्बे दिखाई दिए, उसने कहा ये क्या है, ये सब सेल्स हैं।
ये एक जैसे दिख रहे देखो, है ना, सब कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है और यही चीज सारे काम भी कर रही होगी। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो आपको मैं डायग्राम दिखाना था इसमें। तो अभी हमने दो तरह के ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। ये डिफरेंसेस कई बार 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। बायो में खासकर डिफरेंसेस बहुत होते हैं। इसको और इसको बताओ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंसेस आपको पता होने साइंस में खासकर बहुत जरूरी है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, एन यूनिसेलुलर ऑर्गन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल सेल। ठीक है, सिंपल। यूनि मतलब वन, यूनिसेलुलर जिसके अंदर केवल एक सेल होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स, देयर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। उसके बाद ऑल द एक्टिविटीज, जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, वो सब सिंगल सेल करती है, याद रखना। और इसमें एक सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटीज। ठीक है, आपके बॉडी में जो जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर हार्ट, जैसे अपना लंग्स है, लंग क्या काम करता है, O2 लेने का काम करता है, यस। CO2 रिलीज करने का काम करता है, यस। तो हमारा एक सिंगल सेल भी कई सारे मल्टीपल काम कर सकता है। ये किसकी खासियत होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। थर्ड पॉइंट, देर इज नो डिविजन ऑफ लेबर। डिविजन ऑफ लेबर का मतलब है एक ही सेल सब कुछ करती है, जबकि जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे इंसान, उसमें हमारे पास डिफरेंट काम करने के लिए, टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, वी हैव डिफरेंट ऑर्गन या वी हैव डिफरेंट सेल। एग्री है ना, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट वही सेम ही है कि एक ऐसा नहीं होता कि यूनिसेलुलर में एक ही सेल होती है तो सारे काम उसको करने पड़ते हैं। पर जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, एक ऑर्गेनिज्म एक काम भी करता है, वो कई काम भी कर सकता है। जैसे हम हाथ से केवल पकड़ने का काम नहीं करते, हम छोड़ने का काम भी करते हैं, है ना। हम हाथ से ड्राइविंग करने का काम भी करते हैं, हम हाथ से क्रिकेट भी खेलते हैं। तो आप देखिए एक ही ऑर्गन से, आप एक ही सेल से आप बहुत सारे फंक्शन करते हो। अंडरस्टूड। फोर्थ पॉइंट, रिप्रोडक्शन कंज्यूम ए सिंगल सेल। जो रिप्रोडक्शन होता है सिंगल सेल भी सब काम कर सकती है, बट जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन के लिए अलग से सेल्स होती है। ये आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनकी लाइफ स्पेन बहुत छोटी होती है, हो सकता है आधे घंटे की हो, 1 मिनट की हो, ऐसा भी हो सकता है। पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ नॉर्मली लंबी होती है। ये हमेशा याद रखें। तो ये 5 डिफरेंसेस है। एटलीस्ट आपको 4 डिफरेंस तो याद होने चाहिए। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे 4 डिफरेंस लेफ्ट में और 4 डिफरेंस राइट में आपको लिखने आने चाहिए, बहुत छोटे छोटे डिफरेंस। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंक्शनल लेवल इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द लिविंग सेल इज सेलुलर लेवल। मतलब जो जितना भी हम डिस्कशन करेंगे अभी बायो में, वो सेल सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सेल सबसे बेसिक एलिमेंट होता है, उसके ऊपर ही पूरी स्टडी की जाती है। अंडरस्टूड यहाँ तक? किसी को डाउट? इफ नो डाउट प्लीज प्रेस 1। आप लोग 1 प्रेस करने में बहुत ढीले हो। चलिए गुड, आगे चलते हैं। तो देखो दो, जैसे माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कशन करते हैं, कभी कभी पूछा जाता है लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। ये भी डेफिनेशन आप देख लो। जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, इट यूज ग्लास लेंसेज। आप लोग कभी लैब वगैरह में गए हो तो वहां पर कांच के लेंस होते हैं जिनको यूज किया जाता है इमेज को बड़ा देखने के लिए। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने के लिए। टेलीस्कोप का काम क्या होता है, दूर की चीज को देखने के लिए। माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी सी चीज को बड़ा दिखाने के लिए। ठीक है। तो लाइट माइक्रोस्कोप में क्या यूज किया जाता है, ग्लास लेंसेज। जैसे हमारा एक चश्मा होता है ना, चश्मा, चश्मे में क्या लगे होते हैं, लेंस लगे होते हैं। ये मुझे क्या करता है, दूर की चीज को पास देखने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े मैग्नेट्स होते हैं, वो यूज किए जाते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट को यूज किया जाता है बड़ा देखने के लिए। क्योंकि ये जो छोटा सा पार्टिकल है उसको कैसे देखेंगे, लेंस के ऊपर लाइट मारते हैं, वहां से फिर बड़ा दिखता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इंस्टेड ऑफ लाइट।
थर्ड पॉइंट, इंटरनल वैक्यूम इज नॉट रिक्वायर्ड। ये सिस्टम का रिक्वायरमेंट है, तो लाइट माइक्रोस्कोप में आपको वैक्यूम क्रिएट करने की जरूरत नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको इंटरनल वैक्यूम क्रिएट करने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, चलो जी अब आगे चलते हैं। तो डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए तो हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये भी एक है जो हमको ध्यान से पढ़ना है, तो अब एक एक लाइन ध्यान से समझते चलो। ठीक है, तो पहले दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, एक है सेलुलर, दूसरा है नॉन सेलुलर। ये दोनों में पहले डिफरेंस समझो कि दोनों क्या होते हैं। ठीक है, तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, दैट डज नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस। ठीक है, वायरस जो होता है, जो आजकल कोविड वायरस है, ये वायरस की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी के कई सारे पार्ट्स नहीं होते। वायरस में क्या नहीं होता, इट लैक एनी मेम्ब्रेन and hence does not show characteristic of a life until they enter a living body। वायरस को नॉर्मली डेड कहा जाता है कि वो वायरस मरा होता है, लेकिन जो किसी बॉडी के अंदर एंटर करता है तब वो काम करना स्टार्ट करता है। आप लोगों ने कोविड वायरस का जो वीडियो भी आपने देखा होगा, वो कैसे उसके ऊपर स्पाइक से बने होते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली जो सेल होती है, वो सेल देखो कैसी होती है, नॉर्मली ऐसा होता है। कोई भी नॉर्मल सेल होती है ऐसी होती है, गोल टाइप की, अलग अलग टाइप की शेप होती है, उसमें ऐसा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसमें ऐसे साइटोप्लाज्म होता है, और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। जब हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं, उसमें ये आउटर बाउंड्री नहीं होती, और उसमें ये साइटोप्लाज्म भी नहीं होता। ठीक है, उसमें आउटर बाउंड्री नहीं होती, उसमें साइटोप्लाज्म भी नहीं होता, उसमें एक हल्का सा ऐसे स्ट्रक्चर होता था, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता था। जैसा भी आप देखो, कोरोना कैसे दिखाई देता है आपको, ऐसा ऐसा दिखाई देता है, ऊपर ऐसे स्पाइक्स लगी होती हैं ऐसा। ये अगर आप हल्का सा कोविड को देखना चाहो, ठीक है। अब इसके बाहर कोई बाउंड्री है क्या? नहीं। इसके बाहर कोई लिक्विड है क्या? नहीं। इसके अंदर केवल एक बीच वाला पार्ट होता है, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन रहती है, इसके अंदर सारी कि अपने आप को कैसे बड़ा करना है, कैसे छोटा करना है। तो देखो, सेल्स के अंदर भी बहुत कुछ है, न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत कुछ होता है। तो ये जो कोविड का वायरस होता है, इसी के अंदर सब कोडिंग होती है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में वायरस डेड होते हैं। ठीक है, मतलब वो खुद अपना लाइफ सस्टेन नहीं करता, पर वो जब किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तब वो सारा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ लिखा है, दे एंटर ए लिविंग बॉडी टू यूज इट्स सेल मशीनरी टू रिप्रोड्यूस। इसे कहते हैं, जब कोविड वायरस हमारे अंदर आता है तो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होता है। वो बाहर रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, और जो हमारी बॉडी के अंदर गया वो क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन होना स्टार्ट कर देता है। अंडरस्टूड ये बात? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या नहीं होता, साइटोप्लाज्म नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता, जैसे बाहर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती। ओके, क्लियर सबको? प्रेस 1 करते चलो अगर समझ में आ गया हो तो। आगे, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे कंटेन वन और मेनी सेल्स। इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल सेल्स। अब इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, याद रखना। अब इसमें भी दो कैटेगरी आती है, एक आता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक्स क्या होता है उसको देखें। These organisms have very primitive और incomplete shell। ये कंप्लीट नहीं होते हैं। प्रिमिटिव मतलब समझो चीज अभी पैदा होने की स्टेज पर है। प्रिमिटिव मतलब जो एकदम इनिशियल स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव, और ये इनकम्प्लीट होती है। अब इसमें क्या क्या इनकम्प्लीट होता है पढ़ेंगे। ठीक है, दे कंटेन प्रोकैरियोटिक सेल्स इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। तो प्रोकैरियोटिक सेल हैज ऑल द 3 बेसिक स्ट्रक्चर। कोई भी आपके सेल होती है ना, उसमें 3 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या नहीं होता, इट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर जेनेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे, देखो धीरे। तो न्यूक्लियर मेटल ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम विच इन कॉन्टेक्ट विद साइटोप्लाज्म, इट इज डिफाइंड समथिंग लाइक। बताता हूँ इसको कैसे। अभी जो सेल होती है ना, देखो ये जो न्यूक्लियस होता है,
ये न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस जो होता है वो ऐसे बाउंड्री में बना होता है और इसमें बहुत सारा होता है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन होगी, यस, साइटोप्लाज्म होगा, यस, बट क्या नहीं होता, जो न्यूक्लियस की बाउंड्री होती है ना, जैसे न्यूक्लियस जो होता है इसकी बाउंड्री होती है, पर प्रोकैरियोटिक में बाउंड्री नहीं होती है। बाउंड्री ये किस में तैरती है, ये साइटोप्लाज्म में तैरती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, ऊपर देखो, ऊपर क्या होता है, ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन, ये आपका साइटोप्लाज्म है, यस। अंदर जो न्यूक्लियस होता है इसके बाहर एक बाउंड्री होती है, एक कवरिंग, जैसे यहाँ पर बाहर एक कवरिंग है ना, ऐसी इसके बाहर भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर आपका आपका डीएनए कोड, आरएनए कोड सब इसमें स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये बाउंड्री क्या करती है, साइटोप्लाज्म को ऐसे अंदर नहीं आती, ये साइटोप्लाज्म को बाहर ही रखती है। पर यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, ये सिर्फ दीवार नहीं होती, अंदर का स्ट्रक्चर होता है, अंदर का स्ट्रक्चर होता है, बट केवल ये जो बाउंड्री है वो बाउंड्री नहीं होती। अंडरस्टूड? आपको इसको कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं, यस सर। है ना। आर्ची बैक्टीरिया, कुछ नाम आपको याद रखने, आर्ची बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। आप लोगों ने पहले कभी ब्लू ग्रीन एल्गी सुना था, उसी को आजकल साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा देखो, यहाँ पर लिखा, देर इज नो न्यूक्लियर राइबोसोम्स, दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। एक तरह से ये कैसी प्रिमिटिव सेल हैं, इनिशियल लेवल की सेल होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता है, साइटोप्लाज्म भी रहता है, बट अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये वो कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, जो इनके अंदर होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। एक ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा अंदर पड़ा रहेगा, कुछ ऐसा बहुत लंबा सा, ऐसा मान लो ऐसा पड़ा, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीजों की बाउंड्री होती है, पर ये स्ट्रक्चर पड़ा रहता है, ठीक है। इसको हम कई बार क्या कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड्स, ठीक है। सिर्फ क्या मिसिंग होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर के बाहर जो बाउंड्री होती है वो मिसिंग होती है। चलो अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस। अब तो डिफरेंस जब पढ़ेंगे अपने को बाकी सब चीज में समझ में आएंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज काफी छोटा होता है, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। अभी हम अच्छा पहले आपको माइक्रोमीटर का एक बार बताता हूँ, यूनिट्स आपको पता होनी जरूरी है। देखो हमने मीटर तो सबने सुना है ना, मीटर तो बहुत बड़ी यूनिट होती है। अब बायो में नापने के लिए क्या होता है, मिलीमीटर, जिसको हम एमएम से डिनोट करते हैं, ये याद रखना सब लोग, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1000 माइक्रोन। बायो में हम इससे, ये जो सेकंड वाला है ना बायो में, हम इससे हर चीज को डिफाइन करते हैं, इस साइज से, माइक्रोन से, है ना। बाहर जैसे हम मीटर की बात करते हैं, किलोमीटर की बात करते हैं, बायो में जब हम सेल्स का साइज नापने जाते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, माइक्रोन्स की बात करते हैं। ये माइक्रोन्स मतलब बहुत छोटे होते हैं, समझो 10 की पावर -6 मीटर, इतने छोटे होते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर भी कहते हैं, या इसको माइक्रोन कहा जाता है। ये कितने के इक्वल है, 10 की पावर -6 मीटर, ये इतने छोटे होते हैं। अब मीटर देखो, सेंटीमीटर देखो, एमएम देखो, उसका 1000 पार्ट, ठीक है। तो हम किससे नापते हैं, माइक्रोन्स में नापते हैं। इसकी और छोटा जाते हैं, उसमें नैनोमीटर से भी नापते हैं, अगर बहुत छोटा तो नैनोमीटर, ठीक है। और एक यूनिट और यूज करते हैं, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ओके, तो हम ऊपर थे अभी सेल में, तो देखो, द साइज ऑफ द सेल इज जनरली वेरी स्मॉल, 1 to 10 माइक्रोमीटर, या अपना माइक्रोन्स। जबकि इन सेल्स का जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, कौन से, हेलो सर। यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, बोलो बच्चा। सर एमएम लिखा है तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मिलीमीटर है या फिर माइक्रोमीटर? ये माइक्रोन वाले हैं, इसे आपको बता रहा हूँ, उधर उन्होंने वो डिफरेंशिएट नहीं किया, पर एमएम माइक्रोन्स को बताते हैं, इसलिए हम यू, इसको म्यू लेते हैं, म्यू, ठीक है। ऐसा वाला जो शेप मैंने आपको दिया ना अलग से, उसका शेप ऐसा रहता है, यू जैसा, इसको बोलते हैं म्यू, एम एम यू ई,
इसको MUE कहा जाता है, म्यू, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसका साइज काफी छोटा होता है, 1 से लेकर 10 माइक्रोन्स तक। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसका साइज बड़ा होता है, 5 से लेकर 10 माइक्रोन। ये इसका फर्स्ट डिफरेंस आपको याद है। सेकेंड डिफरेंस, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मतलब जो बाउंड्री होती है न्यूक्लियर रीजन और न्यूक्लियर इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अलग से न्यूक्लियस नहीं होता, जहां पर बाउंड्री आती है न्यूक्लियस बन जाता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एक तरह से कुछ होता है, उसकी बाउंड्री नहीं होती। बस यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। न्यूक्लियर मैटर इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यस। थर्ड पॉइंट, इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम्स। हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है। सर और क्रोमोसोम कंटेन्स जेनेटिक मैटर। यस, जो क्रोमोसोम होता है वो आपके जेनेटिक मेटेरियल, मतलब जो अगली पीढ़ी जो आएगी वो उस कोड से आती है, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। हम क्रोमोसोम एकदम जो थर्ड डे का जो क्लास होगा ना उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। फोर्थ चीज, न्यूक्लियोसिस इज एब्सेंट, और इसमें न्यूक्लियोसिस प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियोसिस किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस और अंदर के पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर न्यूक्लियोसिस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी, न्यूक्लियस के अंदर भी एक मेन पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। हाँ, न्यूक्लियोलस उसको बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर का एक पार्ट होता है जो मेन कोर पार्ट होता है, जहां पर आपका DNA स्टोर होता है, वो प्रोकैरियोटिक में मिसिंग होता है और यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट रहता है। फिफ्थ पार्ट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, देखो इसमें सब प्रेजेंट रहते हैं। यूकैरियोटिक्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, गोल्गी अपरेटस, लाइसोम्स, पेरिक्सोम्स, ये सब इसमें प्रेजेंट रहते हैं। और यूकैरियोटिक्स में, प्रोकैरियोटिक्स में सब एब्सेंट होते हैं। ये आपको डिफरेंसेस सब याद रखना, ठीक है। इसमें जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन टेक बाय द फिजन और बडिंग। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो फिजन और बडिंग भी हम लोग पढ़ेंगे, जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें सेल डिवीजन होती है, कैसी होती है, फिजन और बडिंग से। इसमें जो सेल डिवीजन होती है सर फिजन और बडिंग सिंगल पेरेंट होता है ना, मतलब जैसे होता है ना आपका, ये सिंगल है, इसी में से निकलता है, फिर ये अलग हो जाता है, फिर इसमें से अलग निकलता है ना, फिजन और ओके बडिंग। सर। ठीक है, तो हम इसको फ्यूचर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ आप डिफरेंसेस में इनको नोट करके रखो। प्रोकैरियोटिक्स में जो सेल डिवीजन होता है फिजन और बडिंग से होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में ये हमारा माइटोसिस से होता है। जैसे ये दो पेरेंट से एक बच्चा जन्म लेता है, ठीक है। तो देखो ये आपका डायग्राम है। अभी देखो ये है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपकी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें देखो क्या है, आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, यस। इसमें सेल वॉल है, यस। अंदर कुछ मेटल है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यस। अंदर वाला पार्ट जो होता है न्यूक्लियस रीजन। अब देखो इसमें न्यूक्लियस, ये पूरा जो चीज है ना, ये अंदर जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, ये आपका न्यूक्लियस है। इसके बाहर कोई बाउंड्री नहीं होती, ये अंदर साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, ये अंदर साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। अब आप इसको देखो तो यूकैरियोटिक सेल, इसमें क्या है, ये जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट है, इस पूरे को कहते हैं न्यूक्लियस, ये पूरे को। और इसमें जो अंदर सेंटर पार्ट उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसिस। इसमें क्या क्या होता है आपका, न्यूक्लियर पोर रहता है, न्यूक्लियर एनवलप रहता है, इसमें आपका पूरा DNA कोडिंग छुपा होता है। और इसके अलावा आपका बहुत सारे और भी, इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेने, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी ऑपरेटर्स हो गया, ऐसी बहुत सारी सर चीज। और आपके सर हर एक सेल में हमारा डीएनए कोडिंग होता है। यस, हमारे हर एक सेल में DNA कोडिंग है, ठीक ओके है, सर। यस। तो देखो हमारी एक सेल के अंदर, लेकिन आपके आपके कोर्स में इतना सारा मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए। आपको लाइसोम्स पढ़ने हैं, आपको गोल्गी ऑपरेटर्स पढ़ना है, ठीक है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने हैं, है तो बहुत सारे, आपके कई नाम देखो, 15 नाम तो यहाँ पर। आपको राइबोसोम्स पढ़ने हैं, आपको न्यूक्लियस पढ़ना है,
आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है, आपको सेल वॉल पढ़ना है, तो आपको कुछ चीजें पढ़ने, कुछ चीजें नहीं पढ़ी। ये बहुत डिटेल डायग्राम है, ठीक है ना। डायग्राम कैसा है, ये बहुत डिटेल में है। तो हमारी एक छोटी सी सेल में समझो इतने होते हैं, और हमारी पूरी बॉडी ऐसी कितनी सारी सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अंडरस्टूड। चलो आगे चलें, सबको यस क्लियर। सर। चलो अभी दो तीन चीज और हम पढ़ लेते हैं जो हमको बाद में हेल्प करेंगी। प्रोटोप्लाज्म, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, द कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल कंटेंट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यूजली डिफरेंशिएटेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलकर हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। मतलब बाहर होगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके अंदर जो भी कुछ है उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक हो जाता है न्यूक्लियस, एक हो जाता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए आरएनए वगैरह होते हैं, और साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनलीज होते हैं वो उसमें होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी ऑपरेटर्स हो गया, सब कहाँ रहते हैं, साइटोप्लाज्म में रहते हैं। जीन, ठीक है, इट इज द डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। जीन से हम क्या पता लगाते हैं, भाई मेरे पेरेंट कौन है ना। ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन देता है कि मेरे मेरे दादा के दादा के दादा, या पीछे पीछे जनरेशन ढूंढना चाहें, उसको बोलते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ये किसमें छुपी होती है, ये जीन में छुपी होती है। तो जीन इज ए इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो जीन होता है हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है। इसलिए आप देखो, हम अपने पिताजी के दिखते हैं, या हम अपनी माँ की तरह दिखते हैं। हम अपने, हमारे जो बाल के कलर होते हैं वो भी हमारे पेरेंट्स जैसे होते हैं। अगर उनके बाल कम होते हैं तो हमारे बाल कम होते हैं कई बार, है ना। अगर उनकी आंखें नीली होती हैं तो हमारी आंखें भी नीली होती हैं। उनकी ब्राउन होती है तो हमारी ब्राउन होती है। अगर किसी मम्मी पापा की आंख किसी की ब्राउन हो और एक की ब्लैक हो, तो बच्चे की आंखें या तो ब्लैक होंगी या ब्राउन होंगी। तो इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करना। जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है ये आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होती है पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, और ये आगे कैरी फॉरवर्ड होती चली जाती है। जैसे कुछ बार क्या होता है, अगर समझो किसी के पेरेंट्स को डायबिटिक है, तो ये 90% चांसेस उसके बच्चों को भी डायबिटिक होगी। अगर उसको ब्लड प्रेशर का बीमारी था, तो आने वाले टाइम उससे उसके बच्चों को ब्लड प्रेशर बीमारी हो सकता है। तो ये ट्रांसफर होती है कुछ चीजें, इसको बोलते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जनरली जीन इज मेड ऑफ द प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन ही होता है, इसको बोलते हैं डीएनए, ठीक है। दो टर्म होती है, आपकी होती है डीएनए, एक होती है आपकी आरएनए। डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक तरह से ये प्रोटीन की फॉर्म होती है। प्रोटीन आपने सुना, प्रोटीन जो होता है ये बड़ा नाम है। प्रोटीन को ब्रेक करते हैं तो क्या मिलता है, अमीनो एसिड, ठीक है। अभी अमीनो एसिड्स को और ब्रेक करते हैं, बिल्कुल ब्रेक करते हैं, एकदम सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हम जो हमको मिलते हैं वो होते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। इन्हीं न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर से क्या बनता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको बोलते हैं आरएनए, इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सब प्रोटीन से बने होते हैं याद रखना, ठीक है। पॉलीमरिक का मतलब क्या होता है, कई सारे जो छोटे छोटे न्यूक्लिक एसिड मिलके, इसको बोलते हैं पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एक छोटी टर्म है, समझो एक न्यूक्लिक एसिड, ऐसी कई सारी न्यूक्लिक एसिड होंगी, इसको हम क्या बोलेंगे, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये केमिकल नेम है। तो हमारे जीन के अंदर भी, जो जीन क्या करता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन लेके जाता है। तो समझो उसमें जो ये न्यूक्लिक एसिड है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है। आपके ये जीन, आपने देखो जीन है आप कैसे रहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, इसको जीन बोलते हैं। अब इसमें अलग अलग होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसमें अगर आपको बताता हूँ, जस्ट इसमें ऐसे ये जीन है ना आपकी, एक मिनट, 1 सेकंड बच्चे, शायद लैपटॉप हैंग अप हुआ है, 1 सेकंड, वेट करो 2 मिनट, तो थोड़ा शांत हो जाए। सर आई हैव एन डाउट। हाँ बोलो बच्चा।
sir, whenever any child goes to that genetic department to find out who are their parents, Yes. sir, that government system has stored everybody's the genetic matter. हम्म, So how can they find parents of a child? नहीं बच्चा ऐसा होता है जैसे आपका देखो, जैसे मैं ढूंढना चाहूँ मेरे पेरेंट्स कौन है, तो मुझे कुछ लोगों के सैंपल कलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, और उनका फिर डीएनए चेक होता है, वो डीएनए का स्ट्रक्चर चेक होता है, और मेरा स्ट्रक्चर भी चेक होता है, फिर उन दोनों को मैच किया जाता है, ठीक है। सबका स्ट्रक्चर Okay, sir. अवेलेबल नहीं होता गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। कुछ के स्ट्रक्चर गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होते, कुछ के स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होते। तो नॉर्मली जैसे कोर्ट में होता ना भाई, कोर्ट केस, भाई हमने इसके ऊपर कोर्ट केस कर दिया है, भैया इसको सब चीज हमारे लिए ढूंढ के लानी है कि भाई हमारा पिताजी कौन है। तो क्या करते हैं, उस व्यक्ति का उसको व्यक्ति को बुलाते हैं, उसका वो एक आर्टिकल निकाला जाता है और उससे उसका डीएनए स्ट्रक्चर चेक किया जाता है, ठीक है। और आपका भी Okay, वो sir. एक सेल लिया जाएगा, उस सेल को अंदर डायग्नोस किया जाएगा और आपका डीएनए चेक किया जाएगा, फिर दोनों का स्ट्रक्चर मैप होता है। मैंने कहा देखो ये जो चीज होती है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर, इसके अंदर हर इस लोकेशन पे, हर लोकेशन पे इंफॉर्मेशन लिखी होती है। ये आप देखो, ये अगर ये मैं इसको पूरा ऐसे पार्ट बनाता हूँ, ये मान लो हमारा डीएनए है, ये नॉर्मली ऐसे ही होता है, एक लंबा सा पेपर। अब इस पेपर में क्या होता है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। एक में क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है, हमारे बालों की इन्फॉर्मेशन लिखी है, एक में हमारे आईज के कलर की इन्फॉर्मेशन लिखी है, एक में हमारी लेंथ की इन्फॉर्मेशन लिखी है। इसमें ये बहुत सारे वो होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं, राइबो, इनको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है और ये इंफॉर्मेशन पढ़ी जाती है, और ये इंफॉर्मेशन यूनिक होती है, सबकी अलग अलग होती है, ये एक पेरेंट से दूसरे चाइल्ड में ट्रांसफर होती है। अंडरस्टूड सबको यहाँ तक? Yes, sir. मतलब फैमिली जो पीढ़ी है उसी पीढ़ी के हाँ, पास ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी, बाकी किसी के पास यस, नहीं। बिल्कुल, ओके सर। यस, गुड बच्चा। चलिए आगे देखते हैं। कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड डेफिनेशन भी आप लोग देख सकते हो। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियस आपका आउटर बाउंड्री पूरा, इट इज लार्जर इन साइज, और न्यूक्लियस के अंदर जो मेन कोर पार्ट होता है, जहां पर आपका डीएनए स्ट्रक्चर वगैरह रहता है, ये आपका न्यूक्लियोइड कहलाता है। इट हैज ए कवरिंग ऑफ डबल माइक्रोन एनवलप। न्यूक्लियस के बाहर तो एक मेम्ब्रेन होती है, अब न्यूक्लियोइड क्या होता है, उसके अंदर ही होता है, न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इट लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, फ्रीली घूमता है। न्यूक्लियोसिस इज प्रेजेंट इन इट, इसके अंदर न्यूक्लियोसिस प्रेजेंट रहता है, इसके अंदर न्यूक्लियोसिस एब्सेंट रहता है, ठीक है। एक तरह से ये कहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, ये देखते हैं पैराक्योटिक्स में, और ये बोलते हैं हम लोग यूक्रेटिक्स में, यूक्रेटिक सेल्स एंड प्यूरोक्रेटिक सेल्स। एक डिफरेंस आपका होता है ऑर्गन्स और ऑर्गेनेल। कभी बार हमको इसको समझने में बड़ी मुश्किल होती है। देखो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, सेल। सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यूज, और टिश्यूज से मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, जैसे मेरा हाथ है, इट इज ऑर्गन, मेरा हार्ट है, ये मेरा ऑर्गन है, लंग्स क्या है, मेरे ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तैरते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया सब, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। तो डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। ऑर्गन बहुत बड़ी चीज होती है, जैसे हार्ट एक ऑर्गन है। अब हार्ट के अंदर जो सेल होगी, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो क्या होता है, ऑर्गेनेली। तो डिफरेंस सबको पता होने जरूरी होता है, ठीक है। तो ऑर्गन्स क्या होते हैं, दे फाउंड इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनेली में दे फाउंड इन ऑल यूक्रेटिक सेल्स, है ना, जहां भी आपके सेल है, जहां भी आपका साइटोप्लाज्म है, वहां पर आपके सेल ऑर्गेनली होंगे ही होंगे। दे आर लार्ज इन साइज, जैसे मेरे हार्ट का जो साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू सेल साइज, वेरी स्मॉल साइज, दे कैन सी अंडर माइक्रोस्कोप। फोर ऑर्गन कैन बी एक्सटर्नल, कैन बी इंटरनल। जैसे मेरा हैंड है, ये एक्सटर्नल है, हार्ट मेरा क्या है, इंटरनल है। बट ऑर्गेनली जो होते हैं इंटरनली होते हैं, एक्सटर्नली कभी भी नहीं होते। आगे, दीज ऑर्गन्स आर फॉर्म ऑफ द टिश्यूज। ऑर्गन कैसे बनते हैं, टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। टिश्यू किससे बनती है,
सेल से मिलकर बनी होती है। और सेल किससे बनी है? सेल आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपकी न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली से मिलकर बनी होती है। इस तरह से ऑर्गेनेली सबसे छोटा पार्ट आप कह सकते हैं। और ऑर्गेनेली किससे मिलकर बने होते हैं? दे आर मेड ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल जो हम जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ये जिससे मिलकर बने होते हैं उसको कहते हैं ऑर्गेनेली। ठीक है। ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। कई सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? आपका ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? माउथ, बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, पैनक्रीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपने पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। कई सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ऑर्गेनेली क्या होती है? दे कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस द सेल। ये सेल को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं। तो डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। हर एक के 4 डिफरेंस 2 मार्क्स में कभी पूछा जाए तो आपको पता होना जरूरी है। अंडरस्टूड यहाँ तक? Yes, sir. सबको क्लियर? इफ क्लियर प्लीज +1। ओके, शिवम ज्वाइन कर चुका है? यस सर। यस बच्चा, आज आप लेट हो गए काफी आने में ना? यस सर, सॉरी सर। नो इशू बच्चा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? आपको मैंने पहले बताया, सेल, एक सिंगल सेल क्या होती है? वो सब काम करती है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सब काम करती है। पर जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहां पर हर काम को करने के लिए अलग अलग सेल्स होती है। ठीक है, इसलिए आप देखो हर एक सेल का स्ट्रक्चर भी बहुत अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आपको वही सेम बताया गया है। If we notice that an organism of a human being can have cells of different kind, ठीक, अभी तक हमने सेल कैसे देखे? छोटी छोटी सेल होती है, पर सेल्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड की हो सकती है। हमारा हाथ अलग काम करता है, हमारे पैर अलग काम करते हैं, हार्ट अलग काम। तो जितने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगी, तो बहुत टाइप की सेल्स होती है, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है इसको। तो दिस इज ड्यू टू फैक्ट, ये इतने अलग अलग क्यों होते हैं? इसका रीजन क्या होता है? This is due to fact that there is a division of labor within multiple multicellular organisms. हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे तो डिफरेंट टिश्यूज होंगे, डिफरेंट टिश्यूज होंगे तो डिफरेंट सेल्स होंगे। इसलिए बहुत टाइप की सेल्स होती है। हमको ब्लड को पंप करना है, स्टमक को फूड डाइजेस्ट करना है, स्केलेटल मसल को मूवमेंट करना है ना, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देना है। हमारे हार्ट में जो मसल्स होते हैं उनको कार्डिक मसल्स कहते हैं, जो क्या काम करता है? पंपिंग का काम करता है। हमारा हार्ट क्या होता है? इट इज एक्ट लाइक ए पंप, और इसको कभी थकना नहीं है। थक जाएगा तो आदमी ऊपर चला जाएगा, इसलिए इसको कभी थकना भी नहीं है। स्टमक को क्या चाहिए? अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स होनी चाहिए, जहाँ से वो अलग अलग एंजाइम्स रिलीज कर सके फूड को कंज्यूम करने के लिए। जब 10th क्लास में जाएंगे तो लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, तो जो लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं, जो स्टमक होता है वो कई तरह के जूसेस रिलीज करता है। जो हमारा लीवर होता है वो भी कई तरह के जूस रिलीज करता है। पैंक्रियाज होता है वो कई तरह के जूस रिलीज करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत सारी जूस रिलीज होती है। सब क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, इसलिए हमको क्या है, इसलिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स भी होती है। ठीक है, ये हमको समझ में, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ द लेबर। चलिए, अब देखो बहुत सारी सेल्स की सेल, ये सब ह्यूमन, कुछ ह्यूमन सेल है। तो सेल्स बहुत छोटी भी होती हैं। सबसे जो बड़ी सेल होती है, पता है सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच एग। Sir, ostrich egg. ये सबसे बड़ी सेल होती है, और अमीबा वगैरह सबसे छोटी सेल्स है। तो यहाँ पर कई सारी सेल्स हैं, उनकी शेप दी गई है। ये ह्यूमन स्पर्म का शेप है। ये हमारा लीवर का सेल ऐसा होता है। ठीक है, आपने जो बड़े बड़े नाम सुने आपको बता देता हूँ। और आपने देखा होगा हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है, उसकी सेल ऐसी होती है, ऐसी डंडियां होती है, फिर ये होते हैं। ये हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, ये 10th क्लास के टॉपिक्स हैं। जो फैट होता है हमारी बॉडी में वो Sir, कैसा nerve दिखता है? cell human body का बड़ा सेल होता है ना सत्य? यस यस। तो ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर अलग अलग सेल्स हैं। तो जैसे जैसे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ऐसी अलग अलग टाइप की फंक्शंस की सेल होती है।
आपकी बुक में सिर्फ इतना ही बताया, मैंने आपको सिर्फ फोटोज दिखा दी, ठीक है। आपको सिर्फ फोटो देख के समझ में आना चाहिए कि बॉडी के शेप, जो सेल होती है, तो सेल का शेप और साइज ये अलग अलग होता है, वेरी करता है। ये एक जैसा नहीं होता कि आपने अभी तक कैसा देखा था भाई, एक सेल होती है गोल होती है, इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर क्या होता है साइटोप्लाज्म। तो हर सेल सर्कुलर नहीं होती, स्फेरिकल नहीं होती, उसकी शेप अलग अलग होती है। तो आपके देखो सामने बहुत सारी वैरायटी है, लंबी भी है, नुकीली भी है, उसमें अलग अलग ब्लॉक्स भी है ना, बहुत टाइप की तरह की सेल्स होती है। हाँ, पर सब में एक चीज कॉमन होती है, जितने भी यूकेरियोटिक है सब में न्यूक्लियस होगा ही होगा, यस। सब में साइटोप्लाज्म होगा ही होगा, यस। सब में सेल ऑर्गेनली होंगे, यस। ये सब में होते हैं। अब उसका लोकेशन अलग अलग हो, जैसे इसमें देखोगे, इसमें आपको ये दिखाई देगा, देखो ये वाला पार्ट इसका न्यूक्लियस का है, ठीक है। अब आप नीचे फैट सेल में आओगे, फैट सेल में इधर न्यूक्लियस के यहाँ पर साइड में होगा, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके न्यूक्लियस के डॉट्स जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो हर एक सेल में बेसिक बेसिक जो नीड होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब में होता है। बट शेप अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि उसको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन क्या कहते हैं परफॉर्म करने होते हैं। हाँ, अब ये लीवर में जितने सेल्स होंगे वो ऐसे ही होंगे, याद रखना। लीवर के अंदर जितने भी सेल्स, देखो लीवर क्या एक ऑर्गन है, ऑर्गन किससे मिलकर बना है? टिश्यूज से मिलकर बना है। टिश्यूज किससे मिलकर बने हैं? सेल से। सेल। तो जो लीवर होगा ना, उसके जितने भी सेल्स होंगे वो सब इस तरह के होंगे। हार्ट के होंगे वो अलग होंगे, है ना। हमारा नर्वस सिस्टम का सेल अलग होंगे, पर नर्वस सिस्टम में तो सारी सेल एक जैसी होंगी, याद रखना। जो पूरा ऑर्गेनिक ऑर्गन होता है उसमें जितनी भी सेल्स होंगी सब सेम होंगी, पर हार्ट और स्टमक का सेल सिस्टम अलग अलग होता है। अंडरस्टूड सबको यहाँ तक? यस सर। चलिए, गुड। आपको जैसे मैंने बताया कि सेल्स के साइज और शेप एकदम वेरी करता है। द साइज ऑफ द डिफरेंट सेल रेंजेस बिटवीन ब्रॉड वाइड, बहुत छोटे से छोटा और बहुत बड़े से बड़ा होता है, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ लिखा ही था पहले ही, ऑस्ट्रिच, द लार्ज एक्स ऑफ द ऑस्ट्रिच 18 सेंटीमीटर तक बड़ा, सबसे बड़ा सेल यही होता है, और सबसे छोटे 0.2 से लेके 5 माइक्रोन तक। तो आपको जस्ट सिर्फ याद रखने के लिए करना, ठीक है। सब नर्व सेल ऑफ द ह्यूमन बीइंग सेल 1 मीटर लेंथ, ये देखो 1 मीटर लंबे तक होते हैं। इतनी तो ऐसा 1 मीटर लंबा, सोचो कितना बड़ा होता होगा ना। तो इतने लंबे भी सेल होते हैं, कोई बहुत छोटे छोटे एकदम डॉट जैसे भी होते हैं। तो उनको याद रखें कि जो सेल का साइज होता है इट वेरी। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो हमने पढ़ा था ना, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें एक रेंज क्या होती है, 1 to 10 माइक्रोन, 1 to 10 माइक्रोन। और जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उसका सेल साइज बड़ा होता है, 10 to 100 माइक्रोन तक साइज होता है। चलो आगे, ये आपको मैंने बता दिया था साइज वगैरह। अब सेल वॉल्यूम, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेल वॉल्यूम क्या होता है? अब जैसे हाथी है और एक चींटी है, ठीक है। अब दोनों के साइज में बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अब ये हो सकता है चींटी के अंदर कोई ऐसी सेल हो जिसका साइज हाथी की सेल से बड़ा हो, पॉसिबल है। दो चीज होती है, एक तो सेल का साइज और एक नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, याद रखना। हाथी के अंदर एक सेल ऐसी हो सकती है, जैसे उसके लीवर की एक सेल ऐसी हो सकती है जो चींटी के सेल से छोटी हो सकती है ना। सेल का साइज वेरी करता है, आपको भी पता है। तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेल के साइज भी वेरी करते हैं, वॉल्यूम भी वेरी करता है। समझो चींटी के साइज छोटा होता है, इसका मतलब उसके अंदर सेल का वॉल्यूम, काउंटिंग, वॉल्यूम मतलब काउंटिंग, हो सकता है चींटी में केवल 1000 सेल हो, मतलब 1000 नंबर ऑफ सेल्स कितने हो, 1000। और हमारे हाथी में कितनी हो सकती हैं, मिलियंस ऑफ सेल हो सकती हैं। पर ये पॉसिबल हो सकता है कि चींटी की किसी पर्टिकुलर सेल का साइज हाथी की सेल के उस साइज से बड़ा हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं होता कि जितना बड़ा जानवर होगा उसका सेल का साइज भी बड़ा होता है। वॉल्यूम बड़ा हो सकता है, बड़ा ऑर्गेनिज्म मतलब बड़ा वॉल्यूम, बट साइज उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमेशा याद रखना। देखो यहाँ वही लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ ए सेल इज फेयरली कांस्टेंट। जैसे हाथी है, एक हाथी और दूसरे हाथी में नंबर ऑफ सेल्स काउंटिंग लगभग सेम रहता है, याद रखना, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, किडनी एंड लीवर सेल्स आर अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज इन बुल, हॉर्स और माउस. ये देखो क्या बताएं. ठीक है, हमारे अंदर जो किडनी है, लीवर है, उसका जो सेल का साइज होगा वो सांड, हॉर्स और चूहे में बराबर होगा. साइज सेम हो सकता है. ऐसा नहीं कि अब हाथी मतलब घोड़ा बड़ा है और चूहा छोटा है, और सेल का साइज दोनों में सेम हो सकता है. याद रखना. ठीक है. द डिफरेंस इन द टोटल मास ऑफ द ऑर्गन डिपेंड ऑन द नंबर, नॉट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सेल. ये हमेशा याद रखना. ठीक है. तो सेल ऑफ ए एलिमेंट इज नॉट नेसेसरली लार्जर देन दैट ऑफ द टीनी एनिमल्स. आपको मैंने पहले समझा दिया. ठीक है, ये जरूरी नहीं होता. हाँ, काउंटिंग ज्यादा होती है, साइज ज्यादा छोटा भी हो सकता है. ये अंडरस्टूड सबको? ये चीज जो मैंने बताई अभी, ऑल क्लियर? Yes, जो बताया sir. मैंने. चलो लास्ट पार्ट आज का. सेल नंबर. द नंबर ऑफ सेल्स इन मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इनडेफिनिट. बहुत ज्यादा हो सकती है, इनकी कोई काउंटिंग मतलब काउंटिंग करना जाए तो काउंटिंग पॉसिबल नहीं है. बट द नंबर ऑफ सेल्स मे बी फिक्स्ड ऑफ सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, पॉसिबल हो सकता है. और नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती है? अनलिमिटेड होती है. याद रखना. Sir, are you teaching from NCERT book? बेटा इसमें एनसीईआरटी भी है, इसमें एशान भी, इसमें प्रदीप भी. ये मैंने तीनों से जहां से भी अच्छा मेरे को दिखाना मटेरियल, मैं आपको उससे पढ़ाऊँ. Yes, sir. ठीक है बच्चा, ताकि आपको हर बुक का नॉलेज मिले. Sir, we एनसीईआरटी में तो don't have this topic in our NCERT book. That's why I. हाँ, मैं देखो मैंने आपको वही कहा ना क्लास के स्टार्टिंग में ही कि मैं आपको बुक में जो होगा एनसीईआरटी में आपको सब कवर अप करूंगा, और आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं देता रहूंगा आपको. तभी तो एक्स्ट्रा पढ़ के फायदा है ना. कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए तो अच्छा है ना अपने को, Yes, sir. है ना. इसलिए मैंने कहा बुक का तो नॉलेज हम सारा कवर अप करेंगे ही करेंगे, बट आपको कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे तो आपको समझने में इजी रहेगा. चलो गुड. द नंबर ऑफ सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म usually correlated with the size of the organism. The small size organism has less number of cells as compared to large size organism. ठीक है, याद रखना. ठीक है. अब ह्यूमन बींग्स में, इन ह्यूमन बींग्स द नंबर ऑफ सेल्स इज एस्टिमेटेड अबाउट 100 ट्रिलियन 10 की पावर 14. हमारे में इतनी सेल्स है ना. तो कोई जो चींटी होगी उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे और हम में जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे, उसकी काउंटिंग में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है. साइज में भी अंतर हो सकता है, काउंटिंग में भी फर्क हो सकता है. ठीक है, आज के लिए आई थिंक इतना काफी है. कल हम आगे पढ़ेंगे. अब सेल क्या होती है. अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि कुछ सेल होती है, सेल की हिस्ट्री क्या थी, सेल कैसे डिस्कवर हुआ, फिर यूकैरियोटिक एनिमल्स क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं. सेल, अभी हम सेल के अंदर घुसेंगे. अभी तो हम सिर्फ सेल के बाहर की चीजें पढ़ी हमने, है ना. अभी हमने क्या पढ़ा? हमने सेल के बाहर की चीजें पढ़ी जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी. किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल के वॉल्यूम कैसे होते हैं, सेल की काउंटिंग कितनी होती है, सेल का शेप कैसा होता है, सेल का साइज कैसा होता है ना. अलग अलग सेल्स क्यों रिक्वायरमेंट होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्यों होते हैं, इनके अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़े हैं. तो हमने डिफरेंट चीज आज हमने सिर्फ आज तक में सेल्स को सिर्फ बाहर से पढ़ा है. अब हम कल से सेल के अंदर जाएंगे. अब सेल के अंदर जाने का मतलब क्या है? उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या क्या होता है. उसमें आपका आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है. ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का क्या अंदर क्या काम होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसमें क्या क्या है, उसमें ये हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे. फिर हम कल पढ़ेंगे डिफ्यूजन क्या होता है ना, ऑस्मोसिस क्या होता है. ये हम सब पढ़ने वाले हैं. ये सर आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, पीडीएफ का आप चिंता मत कीजिए. तो मोस्टली 4 क्लासेस में टॉपिक हमारा कवर हो जाए. तो कल हमारा कोशिश रहेगा जो सेल का बाहर का है, एटलीस्ट सेल मेम्ब्रेन, जो सेल का मेम्ब्रेन पार्ट होता है, ये हम पूरा कल कवर अप करने की कोशिश करेंगे. तो इसमें प्लांट सेल भी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इसमें एनिमल सेल भी पढ़ेंगे, हम डिफ्यूजन भी पढ़ेंगे, हम ऑस्मोसिस भी पढ़ेंगे. आई थिंक कल इतना हो पाएगा. फिर सर आप अगली ये बार हम पूरा लोग, शीट भेज दोगे ना? मैं आपको सिर्फ फर्स्ट वाला शीट भेजूंगा आज, ये वाला. ओके सर.
जो हम पढ़ते आएंगे ना, आपको ऐसे एक शीट मिलता जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। sir. न्यूक्लियस के अंदर डीआरएनए क्या है, आरएनए क्या है, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ताकि क्योंकि देखो आप फ्यूचर जब क्लास में जाओगे 10th क्लास में 11th 12th में, तो आपको बेसिक नॉलेज रहेगा, तो आप लोगों के लिए देखिए अच्छा है। हमारे पास देखो अभी टाइम काफी है, आपके पास भी टाइम काफी है और हमारे पास भी टाइम काफी है। अगर हम आपको ज्यादा नॉलेज दे पाए, एक्स्ट्रा नॉलेज दे पाए, इसमें कोई बुराई नहीं आएगी, है ना। ऑल एग्री इस बात से? आप लोग कहोगे तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा, मुझे कोई Yes समस्या नहीं, sir, agree है। ठीक है ना। जितना एक्स्ट्रा पढ़ेंगे उतना अच्छा है। तो आपके टीचर ने इतना ही पढ़ाया कुछ? अच्छा, कुछ ऐसा चीज यहाँ तक जो टीचर ने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया वो मुझे बता दीजिए। इससे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाया टीचर ने जो मैंने आपको आज बताया? No sir, only NCERT। ओनली एनसीईआरटी ना? शिवम, टीचर्स ने इतना ही पढ़ाया, इसके एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ाया है? Sir, in our school, sir, we have completed cell organelles. ओके, आप नहीं, लेकिन जैसे आज आपको मैंने जो पढ़ाया है, क्या सर ने उससे ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है या उससे कम पढ़ाया है? Sir, same. सेम ना, ठीक है, ओके बच्चे, ठीक है। फिर आज का क्लास एंड करें यहाँ पर। Okay, sir. ओके Okay sir, bye। ओके बच्चे, मैं आप लोगों को होमवर्क दे Thank दूँ you, कुछ, sir. थोड़ा सा आपको होमवर्क दे दूँ? Yes sir। तो मैं आपको जो शीट भेजूंगा ना, इसी में जो भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, जो भी इसमें अलग अलग डिफरेंसेस हैं, उसको आप याद करके खुद लिखने की कोशिश करना। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, यूकेरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, ऑर्गेनेली क्या होता है, ठीक है, उसमें जो भी Yes, sir. डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आप इस शीट को देख के आप लोग अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। मैं आपको जो पूरी शीट भेजूंगा ना, फर्स्ट पेज वाली, इसमें आप अपने नोट्स खुद के बनाना और वो नोट्स आप अपलोड करना, बस Yes, ये sir. आपका Science काम है। notebook में ना? हाँ, साइंस नोटबुक बनाना, उसका मेरे को पीडीएफ सेंड करना, ठीक है, क्लासरूम में मैं Yes होमवर्क sir, क्रिएट कर दूँ। मैंने लेक्चर के समय थोड़े बना दिए। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, आपको अपने हाथ से नोट्स बनाओगे ना, तो आपको बाद में बहुत अच्छा रहेगा रिवीजन करने Yes, sir. एग्जाम के टाइम पे। में। यस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी तो देखो ये नोट्स तो सॉफ्ट कॉपी में है, ठीक है। अभी आप खुद के नोट्स बनाओगे तो आपके खुद के नोट्स बनते जाएंगे, आपको बाद में रिवीजन के लिए बहुत हेल्प होगा, ठीक है। क्योंकि आपका मोबाइल फॉर्मेट हो गया, फाइल कहीं गुम हो गया, ये सभी पॉसिबल चांसेस है ना। ओके, ठीक है।